भारत का स्टील फ्रेम, ये वो बुनियाद है जिस पर देश का पूरा शासन टिका है। आज हम संविधान के भाग 14 को समझने वाले हैं, जो भारत की सिविल सेवाओं का पूरा ढांचा तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम सरकार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले चुने हुए नेताओं का चेहरा सामने आता है। लेकिन कभी सोचा है कि सरकार का जो रोज का काम होता है उसे असल में कौन चलाता है? जो नीतियां बनती हैं उन्हें जमीन पर कौन उतारता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीधे भारत के संविधान के भाग 14 में। यही वो हिस्सा है जो देश की इस विशाल प्रशासनिक मशीनरी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, भारत की प्रशासनिक रीढ़, मतलब वो ढांचा जिस पर सरकार का सारा कामकाज टिका होता है। संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक आते हैं, जो सिविल सेवाओं के लिए नियम बनाते हैं। इन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं, पर ये अधिकारी बने रहते हैं। अच्छा, अब इसे एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से देखते हैं। कोई सर्विस में आता कैसे है और उनकी नौकरी की शर्तें क्या होती हैं? अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार देता है कि वो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सर्विस की शर्तों पर कानून बना सकें। मतलब हर नियम एक कानूनी दायरे में ही बनाया जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, अनुच्छेद 310, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली एक सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा तक ही अपने पद पर रहता है। सुनने में तो ये नौकरी को काफी असुरक्षित बनाता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। संविधान जितनी बड़ी शक्ति देता है, उसे बैलेंस करने के लिए एक उतना ही मजबूत सुरक्षा कवच भी देता है। और यहीं पर संविधान का कमाल दिखता है। पावर और प्रोटेक्शन के बीच एक बैलेंस। एक तरफ है अनुच्छेद 310 जो सरकार को शक्ति देता है, तो दूसरी तरफ है अनुच्छेद 311 जो उस शक्ति पर लगाम लगाता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये सुरक्षा कवच है अनुच्छेद 311। इसके दो बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, किसी भी कर्मचारी को वो अधिकारी नहीं हटा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से रैंक में नीचे हो। और दूसरा, जो सबसे अहम है, किसी को भी हटाने से पहले उसे अपनी बात रखने का, यानी सुनवाई का एक उचित अवसर जरूर दिया जाएगा। अब एक अधिकारी की सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम देश के शासन को एक साथ कैसे जोड़ता है। ये काम होता है अनुच्छेद 312 के जरिए, जो अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस और आईपीएस को बनाने की बात करता है। सोचिए, इनकी भर्ती तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। ये ढांचा केंद्र और राज्यों को जोड़कर देश की प्रशासनिक एकता को बहुत मजबूत करता है। इन सेवाओं की अहमियत इस एक आंकड़े से पता चलती है। अगर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो उसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना जरूरी है। ये एक बहुत ही ऊंचा संवैधानिक स्टैंडर्ड है जो इनके महत्व को दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी व्यवस्था में भर्ती कौन करता है? कौन ये पक्का करता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे स्वतंत्र द्वारपालों की। अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई है। केंद्र के लेवल पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्यों के लेवल पर राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी। इन आयोगों की आज़ादी को बनाए रखने के लिए इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। उनका कार्यकाल फिक्स होता है और यूपीएससी में 65 साल जबकि एसपीएससी में 62 साल की रिटायरमेंट की उम्र होती है। ये सब इनकी स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इन आयोगों की आज़ादी ही मेरिट पर आधारित सिविल सेवा की असली नींव है। अगर ये आज़ाद नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा सकता है। तो संविधान इनकी स्वतंत्रता कैसे पक्की करता है? 3 बड़े तरीकों से। पहला, इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, कार्यकाल पूरा होने के बाद ये कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और तीसरा, इनके खर्चे सीधे भारत की संचित निधि से आते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। तो कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ क्या है? इसका हम पर असर क्या पड़ता है? देखिए, भाग 14 को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 हिस्सों में देखना। पहला हिस्सा है सेवाएं, जो सिविल सेवकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा तय करता है।
और दूसरा हिस्सा है आयोग, जो ये सुनिश्चित करता है कि भर्ती की प्रक्रिया निष्पक्ष और काबिलियत पर आधारित हो। यानी संक्षेप में कहें तो भाग 14 एक तरफ तो एक बहुत शक्तिशाली प्रशासनिक मशीन बनाता है और साथ ही उसे चलाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का एक मजबूत गिला भी तैयार करता है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज के इस बदलते दौर में भारत का ये स्टील फ्रेम भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत भी बना रहे और साथ ही लचीला भी, ये कैसे मुमकिन होगा?